Hi students, my name is Krishna Kumar. I am lecturer in Mahamaya Polytechnic of Information Technology, Amroha. I am in the Department of Electronics. Today I am going to teach a subject that is Applied Physics Second. तो पॉलिटेक्निक के सभी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। इस सब्जेक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस की। तो इसका सिलेबस जो है, इसको हम 7 चैप्टर्स, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं वो देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। दूसरा हमारा चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स। तीसरा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चौथा चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा चैप्टर है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी तरह से छठा चैप्टर हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स और सातवां चैप्टर हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो इस पूरे सिलेबस को हम स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आइए इसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चैप्टर नंबर 1 है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से वेव के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेव क्या होती है। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है, एक विक्षोभ है जो कि किसी मीडियम में क्रिएट होता है। क्रिएट होकर के बिना अपना रूप बदले उस मीडियम में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो पानी में अगर हम पानी में किसी पत्थर को डालते हैं तो इस तरह से एक रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक वेव क्रिएट हो जाती है। इस तरह से एक रिपल्स क्रिएट हो जाता है, एक वेव क्रिएट हो जाती है और ये रिपल्स यानी कि वेव इसी तरह से मीडियम में अपना रूप बदले एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगता है। तो वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस होता है जो कि किसी मीडियम में क्रिएट होकर के एक निश्चित वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। इसका मेन काम क्या होता है? वेव का जो मेन काम होता है वो होता है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना, यह इस वेव का काम होता है। तो हमने देखा कि वेव क्या होती है, एक तरह का एक डिस्टरबेंस होता है जो कि किसी मीडियम में क्रिएट होता है, क्रिएट होकर के बिना अपना रूप बदले एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। अब हम देखेंगे वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमने एक डायग्राम इस तरह से बनाया है वेव्स का। इसमें मैंने क्या करा है, एक वेव ली है जो कि समय के साथ प्रोपोगेट हो रही है। अगर इस फिगर में हम देखें, माने कि ये कोई वेव है और ये वेव, माना कि ये कोई वेव है, ये वेव माना 10:01 पर इस वेव की पोजीशन है ये, और माना 10:02 पर ये वेव प्रोपोगेट हो रही, आगे बढ़ रही है, यहाँ पहुंच जाती है। 10:03 पर ये वेव यहाँ पहुंच जाती है, 10:04 पर ये वेव यहाँ पे। इसी तरह से ये वेव समय के साथ बढ़ती जा रही है 6 सेकेंड। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब वेव प्रोपोगेट होती है
तो वेव के प्रोपोगेट होने पर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि माना कि ये रस्सी है, तो रस्सी के जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे ये सभी रस्सी के पार्टिकल्स होंगे, रस्सी या कोई मीडियम जैसे एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट होगा वो ये है कि जो किसी वेव के प्रोपोगेट होने पर मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। तो मीन पोजीशन क्या होगा, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें ये क्या है, मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन साम्य अवस्था, मीन पोजीशन यानी कि साम्य अवस्था। तो ये देखो, अगर मैं मान लो इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल 10:01 पे यहाँ था, देखा 10:02 पे ये 2 सेकंड पे यहाँ पहुंच गया, 10:03 पे यही पार्टिकल्स अब यहाँ है, कुछ देर बाद ये पार्टिकल्स यहाँ है, कुछ देर बाद ये पार्टिकल्स यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ पे, कुछ देर बाद यहाँ पे। तो एक ही पार्टिकल डिफरेंट टाइम्स पर अलग अलग पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या है, जब वेव प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स जब कोई वेव प्रोपोगेट होती है, माना कि ये वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, तो जब वेव प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन पर ही इधर उधर वाइब्रेट करते हैं, यानी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है particles vibrate about their mean position when disturbance is produced in medium। सेकेंड क्या होता है, वेव के प्रोपोगेट होने पर वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल का एक साइकिल में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जैसे इस बात को समझते हैं, ये पार्टिकल्स देखिए, ये एक वेव है, यहाँ वेव प्रोपोगेट हो रही है और ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे, तो ये पार्टिकल यहाँ से आगे जाएगा, ऊपर जाएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस तक यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद वापस ये पार्टिकल यहीं पे आएगा, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा और फिर वापस यहीं आ जाएगा। तो इसकी इनिशियल पोजीशन और आफ्टर पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन सेम है। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो दूसरी खास बात ये होती है। तीसरी खास बात ये होती है जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है तो एक बाउंड्री होती है, मीडियम्स की एक बाउंड्री होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारी वेव एयर से वाटर में जा रही है, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे माना कि वेव एयर से वाटर में जा रही है, ये कोई हमारी वेव है, जब ये इसकी बाउंड्री पर रीच यानी पहुंचती है तो कुछ घटनाएं घट सकती है वेव के साथ। जैसे वेव के साथ वेव का रिफ्लेक्शन हो सकता है, वेव का रिफ्रैक्शन हो सकता है, वेव का डिफ्रैक्शन आदि घटनाएं घट सकती है। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेव की है कि जब कोई वेव दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पर पहुंचती है तब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आदि घटनाएं घटती हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे और हम देखते हैं वेव से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को हम समझेंगे। इससे पहले हम देखेंगे वेव्स के कुछ टाइप को समझ लेते हैं। तो देखो, अब हम पढ़ रहे हैं वेव्स के कुछ टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। तो अब देखिए, वेव को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ
बेस होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मीडियम, अगर हम मीडियम की बात करें जिसमें वेव चलती है, अगर उस मीडियम की बात करें, यहाँ मीडियम है ये, अगर हम मीडियम की बात करें अकॉर्डिंग टू मीडियम, मीडियम के बेस पर हमारी जो वेव्स होती है वो दो तरह की होती है, मैकेनिकल वेव या जिन्हें इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जिसे इन इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? ऐसी वेव जिनकी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की प्रेजेंस आवश्यक है, ऐसी वेव जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत है ही है, बिना मीडियम की वेव चल ही नहीं सकती, ऐसी वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो साउंड वेव हो गया, जैसे साउंड वेव हो गया, या किसी रस्सी में प्रोड्यूस तरंग, वो भी हमारी मैकेनिकल वेव होंगी, या वाटर सरफेस पे जो रिपल्स क्रिएट होते हैं वो, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, वाटर की सरफेस पे जो रिपल्स क्रिएट होते हैं उनको चलने के लिए पानी की जरूरत है, यानी कि मीडियम हमारा पानी होगा। दूसरी जो वेव होती हैं वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इन इलास्टिक वेव्स, ऐसी वेव जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की प्रेजेंस आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये वेव मीडियम होगा वहां भी चलेंगी, और जहां मीडियम नहीं होगा वहां भी चलेंगी। मीडियम की नेसेसिटी नहीं है कि मीडियम होना ही चाहिए, नहीं, मीडियम ना होगा तब भी ये वेव चलेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लाइट वेव्स हो गई, हीट वेव्स हो गई, एक्सरे वेव्स, एक्स रेस हो गई, ये सभी वेव्स बिना मीडियम के भी चल सकती हैं। जैसे कि हम लाइट वेव को देखें, जैसे कि लाइट वेव के बारे में हम देखें तो देखो, ये क्या है, हमारा सन है, सन है, सन से दो तरह की रेस, कई तरह की रेस निकलती हैं, हम मेनली दो तरह की रेस की बात करेंगे। हमारा अर्थ है, सन से एक लाइट वेव्स निकल रही, तो ये लाइट वेव्स यहाँ तो वैक्यूम में चल रही है, परंतु यानी कि इसको वैक्यूम में चल रही है, कोई मीडियम है नहीं, लेकिन अर्थ के अंदर ये यही वेव, लाइट वेव जो होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में चलती है, यानी मीडियम में चलती है। तो लाइट वेव एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से दूसरी वेव है लाइट वेव के बाद हीट वेव। सूरज की जो गर्मी होती है, हम देखते हैं हमारे अर्थ तक पहुंचती है, तो कैसे पहुंचती है, ये जो हीट वेव होती है, हीट वेव होती है सन से अर्थ तक तो वैक्यूम में चलती है, लेकिन बाद में ये वेव अर्थ के एटमॉस्फेयर में चलती है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे, हमने इससे पहले जाना कि जब कोई वेव प्रोपोगेट होती है, इससे पहले हमने जाना कि जब कोई वेव प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो वेव चल रही है उसके चलने पर मीडियम के पार्टिकल, लाइक जब एयर में चल रही है तो एयर के पार्टिकल्स, रस्सी में चल रही है तो रस्सी के पार्टिकल्स, स्प्रिंग में चल रही है तो स्प्रिंग के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे ये पार्टिकल्स होगा, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो इस वाइब्रेशन के बेस पर वेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखिए, तो ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, ऐसी वेव यदि क्या हो, वेव के चलने की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो यदि वेव के प्रोपोगेट होने पर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वेव की चलने की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करें, वेव की चलने की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करें, तो ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंग, किसी रस्सी में जो उत्पन्न तरंग होती है, ये तरंग, यहाँ भी देखते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, या वाटर की सरफेस पर उत्पन्न तरंग, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है ये भी
ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उनका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। अब क्या है, इसी तरह से दूसरी तरह की जो वेव होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं? ऐसी वेव जिनकी प्रोपोगेशन होने पर, जिनके चलने पर मीडियम के पार्टिकल्स वेव के चलने की दिशा में वाइब्रेट करें, उस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। यदि किसी वेव के चलने पर मीडियम के पार्टिकल वेव की चलने की दिशा में वाइब्रेट करें, तो उस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब क्या होता है, जब ये वेव चलती है, जब हमारी ये ट्रांसवर्स वेव चलती है, तो ये वेव क्रेस्ट और ट्रो बनाती हुई आगे बढ़ती है। क्रेस्ट किसे कहते हैं? वेव के हाईएस्ट पोजीशन को क्रेस्ट कहते हैं। जब वेव अपने हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचती है तो उसे क्रेस्ट कहते हैं, और लोएस्ट पोजीशन में जब पहुंचती है तो इसे ट्रो कहते हैं, यानी सुरंग और गर्त बनाती हुई आगे बढ़ती है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है, या किसी स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लें स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। जब स्प्रिंग को हम खींच करके छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कहीं कहीं स्प्रिंग बहुत पास आ जाते हैं, और कहीं कहीं स्प्रिंग जो होता है बहुत दूर हो जाते हैं। तो जहाँ पे स्प्रिंग बहुत पास आ जाते हैं, जहाँ स्प्रिंग के जो कॉइल होते हैं बहुत पास आते हैं, उसे बोलते हैं कंप्रेशन यानी संपीड़न। और जहाँ स्प्रिंग की जो कॉइल्स हैं, जो सर्कल से दूर हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं रेयरफैक्शन यानी कि विवर्जन। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यानी संपीड़न और विरलन बनाते हुए आगे बढ़ती है। इस तरह से ये वेव संपीड़न विरलन बनाती हुई आगे बढ़ती है। तो ये हमने दो तरह की वेव देखी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे वेव से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे। तो हम वेव से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे। तो जैसे कि पहली डेफिनेशन हम देखते हैं, तो देखिए पहली डेफिनेशन देखते हैं। जब हमारी वेव मीडियम में आगे बढ़ती है तो होता क्या है, जैसे कि ये हमारी वेव है, ये वेव हमारी मीडियम में आगे बढ़ रही है। तो वेव की जब आगे बढ़ती है तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है जो कि वाइब्रेट कर रहा है। तो पहली डेफिनेशन आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वाइब्रेट करते हुए किसी पार्टिकल का किसी टाइम इंस्टेंस पर मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होती है उसे उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मीन पोजीशन से डिस्टेंस, वाइब्रेट करते हुए किसी पार्टिकल की किसी क्षण मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होती है उसे हम उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसे y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का यहाँ पे कुछ समय बाद इस पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, कुछ समय बाद यहाँ पे होगा, और एक टाइम ऐसे आएगा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? ये देखो, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ को समझने से पहले
हम समझते हैं एक साइकिल क्या होता है, वेव का एक साइकिल क्या होगा। मान लीजिए ये वेव चलती है, तो वेव ऊपर गई, नीचे मैक्सिमम नीचे गई, और ये इसे बोलते हैं वेव का एक साइकिल। तो वेव एक साइकिल, वेव को एक साइकिल चलने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, कोई वेव एक साइकिल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे बोलते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। तो इस साइकिल में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी तो ये हो गया वेवलेंथ। और वेवलेंथ की हमारी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, कई डेफिनेशन हो सकती है। वेवलेंथ किसे कहते हैं, या तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन साइकिल, एक साइकिल में वेव द्वारा तय की गई डिस्टेंस होगी, या हम कह सकते हैं दो, या हम कह सकते हैं दो क्रेस्ट पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, या दो ट्रो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ क्या होता है, किसी वेव द्वारा एक साइकिल में तय की गई डिस्टेंस, या दो क्रेस्ट पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, या दो ट्रो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ के बाद आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं, और इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए फ्रीक्वेंसी होती है किसी वेव द्वारा एक सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स की संख्या को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेव द्वारा एक सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लाइक दैट, मान लीजिए हमारी वेव है और इस तरह से एक साइकिल बनाती है, ये एक साइकिल हो गया। अब एक साइकिल, ये हमारा दूसरा साइकिल हो गया, ये हमारा तीसरा साइकिल हो गया, ये दूसरा साइकिल हो गया, ये तीसरा साइकिल हो गया, और ये हमारा चौथा साइकिल हो गया। मान लीजिए ये कोई वेव है जो कि एक सेकंड में 4 साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी वेव द्वारा एक सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी कोई वेव का जो टाइम पीरियड होता है, वेव का टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड, वेव के टाइम पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। इसका मतलब है, टाइम पीरियड का मतलब है हमारी वेव टी टाइम में, टी सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो बताओ बच्चों कि अगर कोई वेव टी सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करेगी, एक साइकिल में कितने करेगी, 1/t साइकिल्स। और हम जानते हैं एक साइकिल में कंप्लीट की गए साइकिल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है हमारा एफ बराबर 1/t, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। तो ये थी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन की होती है, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और एफ बराबर होता है 1/t, जहां टी क्या है, टाइम पीरियड है, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, माना कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सर्किल के पाथ पर मोशन कर रहा है, तो
उस पार्टिकल द्वारा 1 सेकेंड में कंप्लीट किए गए एंगुलर साइकिल्स यानी कि, और हम जानते हैं एक एंगुलर साइकिल में कितना एंगल घूम जाता है, 2 पाई रेडियन, यानी घूमे गए 2 पाई रेडियन एंगल्स को उस पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो माना कि कोई पार्टिकल है, वो 1 सेकंड में कितने चक्कर घूम जाता है, 1/t साइकिल्स घूम जाता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/t नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है कितना एंगल घूमेगा। तो कितना एंगल घूमेगा, 1 सेकंड में चक्कर कितने हैं, 1/t, और एक चक्कर में घूमा गया एंगल कितना है, 2 पाई रेडियन। तो टोटल एंगल हो जाएगा 1/t इंटू 2 पाई रेडियन। इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। अब क्योंकि हम जानते हैं 1/t किसके बराबर होता है, ये होता है f के बराबर। ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम पढ़ेंगे एक रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी v, वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी f। तो इसको समझ लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारी वेव है जो कि v वेलोसिटी से मीडियम में आगे बढ़ रही है, और ये t टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वेवलेंथ, यानी लैम्डा के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है t टाइम में। तो स्पीड v बराबर लैम्डा अपॉन टाइम। अब क्योंकि हम जानते हैं f बराबर होता है 1/t, तो v बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एफ, या v बराबर हो जाएगा f इंटू लैम्डा। एक छोटा सा रिलेशन है जो कि हमको याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हमको समझना होगा पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, यानी कि आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्त गति किसे कहते हैं। तो आवर्त गति किसे कहते हैं, यदि कोई पार्टिकल एक फिक्स पाथ पर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी मोशन को रिपीट करे, तो उस पार्टिकल की मोशन को या उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे सन के चारों अर्थ की जो मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन ही है। एग्जाम्पल के तौर पर सन के चारों अर्थ की मोशन और अर्थ के चारों मून की मोशन पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन की बस 2 कंडीशन है, फिक्स टाइम इंटरवल में अब फिक्स पाथ पर अपनी मोशन को रिपीट करें। तो पीरियोडिक मोशन एक दूसरी तरह की मोशन होती है जिसे बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। जैसे पीरियोडिक मोशन में और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा है, कोई एक इंसेक्ट है, मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट है या कोई कीड़ा है, ये क्या है, एक वॉल है, उस वॉल पर ये चढ़ता है, ये इस तरह से 2 सेकंड में वॉल पे चढ़ता है, फिर 1 सेकंड में नीचे उतर जाता है, फिर वापस से वॉल पे चढ़ता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर उतर जाता है। तो इस कीड़े की, इस इंसेक्ट की जो मोशन है वो किस तरह से गति कर रही है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये
तीन तीन सेकंड में, हर 3 सेकंड में अपनी गति को दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है। इसके बाद एक और मोशन होती है जिसे बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता है, ये क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। टू एंड फ्रो का मतलब है इधर उधर। यदि कोई पार्टिकल किसी मीन पॉइंट, मीन पोजीशन के यदि कोई पार्टिकल मीन पोजीशन के इधर उधर मीन पोजीशन के इधर उधर पीरियडिक मोशन करता है तो उसे ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। तो इस ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता है, ये कोई पार्टिकल होगा मीन पोजीशन के इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। ये ऑस्किलेटरी मोशन भी पीरियडिक मोशन ही होती है, क्योंकि इसमें भी पाथ फिक्स होता है। ये पार्टिकल पहले इधर गया, फिर यहाँ, फिर इधर, फिर इधर, एक फिक्स पाथ पर एक निश्चित टाइम इंटरवल में अपनी गति को रिपीट कर रहा है। बस इसमें क्या है, ये जो पार्टिकल है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जितनी भी ऑस्किलेटरी मोशन है वो सभी पीरियडिक मोशन है, लेकिन सभी पीरियडिक मोशन ऑस्किलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पीरियडिक तो है लेकिन ऑस्किलेटरी नहीं है। जबकि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ये ऑस्किलेटरी तो है, साथ में पीरियडिक भी है, क्योंकि इसमें पाथ भी फिक्स है और फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट भी कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर झूले की गति यानी स्विंग की मोशन कैसी है, ऑस्किलेटरी मोशन है। क्योंकि स्विंग में क्या होता है, ये जो स्विंग होता है, झूला होता है, एक मीन पोजीशन के इधर और उधर मोशन करता है। ऐसी सिंपल पेंडुलम की मोशन भी क्या है, ऑस्किलेटरी मोशन है, क्योंकि ये भी मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करता है। तो ये होती है ऑस्किलेटरी मोशन। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑस्किलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस होता है। ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता था, पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन कर रहा था, लेकिन उसका पाथ कैसे भी हो सकता था। ये इस तरह सिंपल पेंडुलम वाला हो सकता था, स्विंग वाला हो सकता था। अगर इसमें केस लगा दे, एक कंडीशन लगा दे कि पाथ कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, यानी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो इस ऑस्किलेटरी मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। तो पार्टिकल की मोशन टू एंड फ्रो होती है, बट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे ही पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाता है तो उस पर मीन पोजीशन की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि पार्टिकल को मीन पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करता है। जैसे ही दूर जाएगा ये इसको मीन पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जो दूर जाते पार्टिकल को अपनी ओर लाने की कोशिश करे। जैसे पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल इधर की ओर जाएगा तो फोर्स लगेगा इधर की ओर। तो रिस्टोरिंग फोर्स, और ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। जितना ज्यादा दूर होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और जितना कम डिस्टेंस पे होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही कम लगेगा। तो फोर्स इस प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, कि मीन पोजीशन से कितनी दूर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक कांस्टेंट आ जाता है और एक नेगेटिव साइन आ जाता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऐसा फोर्स है जो कि पार्टिकल को मीन पोजीशन की ओर यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन यानी अपनी ओर खींचेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो अपनी ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में खींचेगा। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। इस यहाँ पे जो कांस्टेंट है कि इसे बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर, और इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट। तो ये है फोर्स। अब हम आगे बढ़ें और समझेंगे। यदि यहाँ पे फोर्स
F बराबर, यदि हम फोर्स F को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स हो जाएगा। यहां से हम एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। यहाँ ये जो कांस्टेंट आ रहा है के अपॉन एम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो ए बराबर होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब यहीं से हम चाहें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ये भी डिस्प्लेसमेंट पे के प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। अब हम देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं, एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम करते हैं पार्टिकल की डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो हम जानते हैं ए बराबर कितना है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए की जगह हम ले सकते हैं डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन आ जाता है। ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो देखते हैं एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का अगर प्रोजेक्शन खींचे इसके डायमीटर पर, ये देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन खींचा, फिर ये पार्टिकल यहाँ चले गए, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन खींचा, फिर पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पे प्रोजेक्शन खींचा, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्रोजेक्शन खींचा, फिर पार्टिकल मूव करते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्रोजेक्शन खींचा, यहाँ आ गया, यहाँ प्रोजेक्शन खींचा, ये पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ प्रोजेक्शन खींचा, यहाँ खींचा। तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो कैसे एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस तरह से हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए किसी पार्टिकल का किसी भी डायमीटर पर, इस सर्कुलर मोशन की में हम अगर सर्किल में कोई भी डायमीटर पर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो उसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो हमने देखा इस तरह से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से हम एसएचएम को स्टडी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एक चीज आती है हमारी, एक क्वांटिटी आती है फिजिकल क्वांटिटी, फेज। फेज क्या होता है? फेज बताता है अगर हमारा कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो फेज बताता है उस पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब पार्टिकल की किसी टाइम पर क्या पोजीशन है, पार्टिकल की किसी टाइम स्टेंस पर क्या पोजीशन है और क्या उसकी डायरेक्शन है, एंड डायरेक्शन।
मोशन की क्या डायरेक्शन है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और किसी टाइम पर कौन बात कर लेते हैं, मान इस टाइम इंस्टेंट पर बात कर लेते हैं। तो इस टाइम इंस्टेंस पे ये इसकी पोजीशन क्या है, यानी कहाँ है। तो ये थीटा एंगल मान लीजिए 30 डिग्री आता है, तो ये बता रहा है ये मीन पोजीशन से 30 डिग्री के एंगल पे है यहाँ पे, और इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, मोशन की डायरेक्शन ये। तो इसे बोलते हैं फेज। इस घूमे गए एंगल को हम बोलते हैं फेज, जो कि पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बताता है। तो थीटा क्या है, फेज ऑफ पार्टिकल, और ये एक्चुअल में है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कितने एंगल घूम गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, कितने एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो वेलोसिटी कितनी, ओमेगा, और कितने टाइम में पहुंच गया, माना कि टी टाइम में वो 0 से चल करके यहाँ पहुंच जाता है, मान लीजिए पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो 0 से लेकर के बी तक पहुंचने में लगा टाइम कितना है, टी। तो टोटल एंगल कितना घूम जाएगा, ओमेगा इंटू टी। और जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से थीटा बराबर ओमेगा टी आ गया, यानी कि फेज आ गया थीटा बराबर ओमेगा टी। और ये पार्टिकल में हम इस मोशन में ये भी देख रहे हैं, जैसे ही पार्टिकल 0 से 90 डिग्री एंगल में घूमता है, तो इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन की मोशन में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मीन पोजीशन है इससे दूर जा रहा है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। 0 से 90 डिग्री में पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। जैसे ही ये पार्टिकल इस क्वाड्रेंट में आता है, प्रोजेक्शन की मोशन हो जाती है डाउनवर्ड, यानी टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, मीन पॉइंट आ जाती है। अगेन जब ये इस क्वाड्रेंट में होता है तो ये फिर से दूर जाता है, मीन पोजीशन से दूर जाता है 180 से 270 डिग्री एंगल में। अगेन ये जब से 270 से 360 डिग्री एंगल में जाता है, तो ये इसकी प्रोजेक्शन की मोशन फिर से मीन पोजीशन की ओर होती है, टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन होती है। ये हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस हो रही है, डायमीटर की डायरेक्शन में, और सर्कुलर मोशन हो रही है सर्कुलर पाथ पर। तो ये पार्टिकल है हमारा जो कि यहाँ था इनिशियली, ये यहाँ था, इस पॉइंट पर था। मान लीजिए पोजीशन, इसका नाम दे देते हैं हम कुछ ए पोजीशन, या मान लीजिए हम इसको कहते हैं एक्स पोजीशन पे है। ये टी टाइम में एक्स से चल करके पी पोजीशन पर पहुंच जाता है। जब ये टी टाइम में एक्स से पी पोजीशन पर पहुंच जाता है, तो कितना एंगल घूम जाता है, ओमेगा टी एंगल घूम जाता है। ये लाइन और ये लाइन पहला लाइन है, और ये इस तरह से कट करें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ये है इस टाइम पे, यानी टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये बाय ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ये क्या है, इसकी एम्पलीट्यूड है। तो इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में साइन थीटा अगर हम देखें तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ओ पी। ओ क्यू कितना है, वाई, हाइपोटेनियस कितनी है, ये रेडियस है विच इज इक्वल टू ए। तो वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा, थीटा क्या है, ओमेगा टी। एक और केस ले लेते हैं, माना कि सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का इनिशियल फेज फाई है। माना कि क्या है, जो पार्टिकल है मोशन यहां से करना स्टार्ट करता है, और इनिशियली वो फाई फेज पे ऑलरेडी है, और वो टी टाइम में यहां से चलकर यहां पहुंच जाता है इस पोजीशन पर, यानी कि ओमेगा टी एंगल घूम जाता है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा फाई प्लस ओमेगा टी। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर ए साइन
फाई प्लस ओमेगा टी। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो इस तरह से हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता चल जाता है। जैसे ही हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता चल जाता है, यहाँ से हम वेलोसिटी को भी एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डूइंग एसएचएम। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट कितना है, y बराबर a साइन ओमेगा टी, यहाँ से ले लेते हैं ओमेगा टी। माना इनिशियल फेज कितना है, 0 है। माना कि इनिशियल फेज कितना है, इनिशियल फेज हमारा 0 है, फेज y बराबर कितना है, 0। तो वेलोसिटी कितनी होती है, v बराबर d ओवर डी टी। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, d ओवर डी टी। वाई कितना है, a साइन ओमेगा टी, ये है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a और ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगी वेलोसिटी। अब हम जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ले सकते हैं v बराबर a ओमेगा और कोस ओमेगा टी की जगह 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह हम चाहें तो वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो a इंटू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन। अब देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं y बराबर है a साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी की जगह अगर हमारा y अपॉन a। साइन की जगह हम ले सकते हैं y अपॉन a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और a ओमेगा अपॉन a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी v बराबर की हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये एक वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाता है एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, बात कर लेते हैं। अब हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन a बराबर क्या होता है, हम जानते हैं एक्सेलरेशन a बराबर होता है dv ओवर dt। तो एक्सेलरेशन a d ओवर dt, और v क्या है, v है हमारा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। या तो हम इस तरह से कर लें, या तो हम इस तरह से कर लें, या इसको हम सिंपल वे में भी कर सकते हैं। इसको मैंने सिंपल वे में करने की कोशिश कर सकते हैं। तो a बराबर क्या था, डी वी अपॉन डी टी, और d ओवर डी टी, और v क्या है, डी एक्स ओवर डी टी। ये है डी एक्स ओवर डी टी। तो a बराबर कितना हो जाएगा, d ओवर डी टी, और d ओवर डी टी, और x कितना था, a साइन ओमेगा टी, ये था। तो d ओवर डी टी ऐसे
इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ए ओमेगा का स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं कि y बराबर था ए साइन ओमेगा टी। तो यहां से हम चाहे तो ले सकते हैं a बराबर माइनस ऐसे ए साइन ओमेगा टी की जगह y, यानी कि ओमेगा स्क्वायर y। तो इसको हम पहले ही देख चुके थे। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा। अब कहानी को आगे देखेंगे।